ये जो संविधान बना, इसके पीछे एक डेवलपमेंटल स्टोरी है, एक इवोल्यूशनरी ग्रोथ हुआ है। आप सबको मालूम है कि हमारे भारत का संविधान की शुरुआत कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारा संविधान एक क्रांतिकारी संविधान नहीं है। इसका इवोल्यूशन अंग्रेजों के शासनकाल से होता गया और सबसे ज़्यादा 1935 एक्ट से अधिक उपबंधों को हमारे संविधान में लिया गया है। तो संवैधानिक विकास कैसे हुआ, क्या क्या उसके पहलू थे, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 1757 में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई थी और 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के बीच में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन में डायर की इन बंगाल की स्थापना की थी और ये जो प्रयोग था वो बुरी तरह से असफल हुआ और इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1784 के बाद में फिर 1813 का एक्ट हुआ जिसमें कि उन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया। 1833, 1853 ये सारे एक्ट अंग्रेजों ने लाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लाया और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना शिकंजा स्थापित करना। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे गए, लेकिन अंग्रेज भी बहुत सारे मारे गए। तो इससे परेशान होकर के कि आखिर एकाएक क्रांति क्यों हुई, तो अंग्रेजी सरकार ने, पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान के शासन अपने हाथ में ले लिया। माने ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया और उसके बाद में उन्होंने 1858 का एक्ट पारित किया। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें 1858 के एक्ट, 1861 एक्ट, 1892, 1909, 1919 और 1935 के एक्ट के बारे में एक हम ब्लूप्रिंट आपके सामने में रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये हमारा लेक्चर। ये अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट के अलावा हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि हमारे संविधान का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से विकास हुआ है और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी एक महती भूमिका रही है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसका जो टॉपिक है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो मैं आज 1858 से लेकर के 1935 के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये 1858 एक्ट का जो स्पेशल फीचर क्या था, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू थे। तो नंबर 1, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश इंडिया के शासन प्रभार से मुक्त कर दिया। अब ब्रिटिश इंडिया का शासन सूत्र सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या आप ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं उनके हाथों में आ गया। नंबर 2 कि गवर्नर जनरल को अब वाइसराय भी कहा जाने लगा
वाइसराय मतलब द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, वाइसराय, और वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शासन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी हिंदुस्तान में था। लेकिन उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मातहत कर दिया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का निर्माण किया गया। उसके साथ में 15 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई जो भारत के मामलों के विशेषज्ञ होते थे। और दूसरा कि ये जो 15 सदस्यीय जो समिति था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के साथ में, वो एक एडवाइजरी कमेटी था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उसके एडवाइस को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं था, लेकिन चूंकि ये सारे जो मेंबर थे वो हिंदुस्तान के शासन व्यवस्था में पहले ही से वाकिफ थे या ICS ऑफिसर हुआ करते थे, तो उन्हें हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी जानकारी होती थी और ऐसे एडवाइज़रों के एडवाइस को पूरी तरह से नकार देना ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए ठीक नहीं था। तो वर्चुअली इसमें एक्सपर्ट्स लोगों की तैनाती की गई थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करे शासन और प्रशासन चलाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था और हिंदुस्तान के शासन प्रशासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार था। He was solely responsible for the governance, control and superintendence of the British Indian government। तो दोस्तों, और इसके नीचे अभी मैंने बताया कि वाइसराय, उनको गवर्नर जनरल के बदले में अब वाइसराय कहा जाने लगा। सबसे पहला वाइसराय हिंदुस्तान में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और आपको पता है कि लास्ट सबसे अंग्रेज जो सबसे लास्ट जो वाइसराय थे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन हिंदुस्तानी अंतिम गवर्नर कौन था? राजा जी। तो यह सब याद रखना होगा। तो दोस्तों, और इसका तीसरा पॉइंट क्या था? आपको मालूम होगा कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया 1858 के एक्ट के द्वारा। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनका एक दबदबा हुआ करता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को के पद को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात देखने वाली बात यह है कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कोई विधान नहीं किया गया था। सिविल, मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारे जो अधिकार थे वो कहाँ थे? गवर्नर जनरल के पास में। तो जो अधिकारों का बंटवारा जो है वो एकदम ही इस एक्ट के द्वारा नहीं किया गया था। और इस एक्ट के द्वारा एक जटिलतम माने रिजिड शासन प्रणाली, एक एकात्म माने यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि प्रोविंसेस थे लेकिन प्रोविंसेस गवर्नर जनरल के पूरी तरह से रहमो करम पर थे। तो इस तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया और इसमें किसी प्रकार का देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर लाइक मिलिट्री, सिविल और इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। और हिंदुस्तानी ओपिनियन को पूरी तरह से इस एक्ट के द्वारा दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि शासन व्यवस्था जो है पूरी तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का बन के रह गया। तो दोस्तों, दीज वेर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1858 एक्ट। तो इस एक्ट का जो बेसिकली जो लब्बो-लुबाब ये था कि प्रशासनिक क्षेत्र में इंप्रूवमेंट, उसके सुधार
के लिए लाया गया था। बेसिकली अंग्रेज़ों को ये समझ में आया कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लुंज-पुंज और लचर शासन व्यवस्था के कारण हुई थी, जिसके कारण से उन्हें समय रहते हुए जानकारी नहीं मिल पाई, और इसीलिए वो ब्रिटिश भारत के शासन प्रशासन को पूरी तरह से मजबूत करना चाहते थे। तो दोस्तों, अब मैं अगले पॉइंट पर जाऊंगा। तो अगला पॉइंट हमारा ये है 1861 एक्ट। इसके महत्वपूर्ण क्या क्या विशेषताएं थी, यह हमें जानना होगा। तो दोस्तों, इस 1861 के द्वारा सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तानी ओपिनियन को भी शामिल करना शुरू किया। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर सैयद अहमद ने एक पंपलेट के द्वारा 1857 की क्रांति के बारे में उल्लेख किया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो क्रांति हुई उसके पीछे जो असली कारण था वो ये था कि हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको शासन की भागीदारी में कहीं भी शामिल नहीं किया गया था, और जिसके कारण से क्रांति हुई, जिसमें कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी भी मारे गए और अंग्रेज भी मारे गए। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, और क्वीन विक्टोरिया ने 1858 एक्ट के समय में कहा था कि हम अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों को शासन व्यवस्था में शामिल करेंगे, लेकिन 1858 के एक्ट में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब 1861 एक्ट में क्या किया उन्होंने कि जो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उस काउंसिल के साथ में 6 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जोड़ दिया। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका मुख्य मकसद क्या था? किसी भी बिल पर चर्चा करना। हालांकि वो उसके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन डिस्कस कर सकते थे। तो इस तरह से, जैसे कि शुरुआती दौर में जैसे महाराजा पटियाला या जो दूसरे जो मेंबर थे जैसे दिनकर राव, और तीसरा राजा बनारस के राजा, इन 3 हिंदुस्तानियों को, हालांकि वो सभी अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन इनको शामिल किया गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक 6 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी गवर्नर जनरल के काउंसिल के साथ में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में जोड़ा गया। और उसका बेसिक काम क्या था? अगर कोई बिल पास करना है तो उसके बारे में चर्चा करना। ये तो दिस वाज द प्रिकर्सर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच डेवलप्ड इन 1919। 1919 का जो एक्ट आप देखेंगे, जिसमें कि द्विसदनीय व्यवस्था अंग्रेजों ने किया, इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1861 एक्ट से। दूसरा कि इस एक्ट के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की शुरुआत होना शुरू हुआ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक तो केवल अंग्रेजों ने सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण पर पूरा जोर दिया था। आपको मालूम है कि 1833 के एक्ट के द्वारा उन्होंने मद्रास और बॉम्बे में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको समाप्त कर दिया था। अब इस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया? रिवाइव कर दिया उसको। अब उन्होंने जो है बंगाल में, उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और इसके अलावा पंजाब में, ये 3 जगह उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किया। और मद्रास और बॉम्बे में जो उन्होंने एबोलिश कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको रिवाइव कर दिया। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरा, यहां पर एक पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? अभी तक जो व्यवस्था थी वो कोई भी जो इंचार्ज हुआ करता था वो किसी पर्टिकुलर विभाग का इंचार्ज नहीं था।
अब से क्या होने लगा कि 1 या 2 विभाग या 4 विभाग किसी एक ऑफिशियल्स को दिया गया और उनको यह बताया गया कि आप जो है ना, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। और दोस्तों यही पोर्टफोलियो सिस्टम जो है बाद में चल करके हम क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में धीरे धीरे 1919 और 1935 के एक्ट में और बाद में हिंदुस्तान के संविधान बनने के बाद में ये लागू हो गया, जहां पर कि मिनिस्टर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए, मिनिस्ट्री के लिए ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओमिशन एंड कमीशन ऑफ हिज डिपार्टमेंट। तो ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये जो इसमें एक ऑफिशियल को सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। अध्यादेश इशू करने का अधिकार गवर्नर जनरल को 1861 के एक्ट के द्वारा मिला। और इसके अलावा और ये ऑर्डिनेंस का अभी भी आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में हम क्या पाते हैं कि जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो राज्य के असेंबली को या पार्लियामेंट को, और या पार्लियामेंट जब सेशन नहीं चल रहा होता तब हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति को केंद्र में और राज्य में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और इस अध्यादेश का जो वैलिडिटी है वो कब तक रहता है, सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह तक। अगर उस बीच में वो अध्यादेश कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो सो मच सो गुड। अदरवाइज अगर वो राज्य विधानसभा के द्वारा या केंद्र में लोकसभा राज्यसभा के द्वारा अगर कानून पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दैट ऑर्डिनेंस बिकम्स नल एंड वॉइड। एक बात मैं बता दूं कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इस एक्ट के द्वारा 1861 के एक्ट के द्वारा जो स्थापित किया गया था, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल का एक एक्सटेंशन था, वो उसके बहुत ही सीमित अधिकार थे। गवर्नर जनरल को वीटो करने का भी अधिकार था किसी भी बिल पर, नंबर 1, और जब सेशन नहीं चल रहा होता था तो उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार था, जैसा कि मैंने अभी बताया, सो दैट कि ही कैन बाईपास लेजिस्लेटिव काउंसिल। और तीसरा, सर्टेन मैटर में माने बिफोर प्रोड्यूसिंग बिल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज वेरी मच इसेंशियल। माने गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो these are the limitation of legislative council attached with 1861 एक्ट। लेकिन फिर भी ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो शुरुआत हुई, दिस वाज द प्रिकर्जर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन लेटर ईयर्स, पर्टिकुलरली आफ्टर 1919 एक्ट। दोस्तों अब मैं चलता हूं 1892 का एक्ट अंग्रेजों ने पास किया। और इसकी क्या विशेषता थी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ ही फॉर द पर्पसेज ऑफ लेजिस्लेशन या विधायी कार्य के लिए जो बनाया गया था 1861 के एक्ट के द्वारा, अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1892 का एक्ट भी लाया। अब ये एक्ट बहुत ही सीमित इसका दायरा था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर वाज रिटेन्ड, माने जो लेकिन उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के संख्या को एक्सटेंड किया गया, माने जो पहले 6 था अब उसको 16 किया गया। ठीक है। दूसरा, अब इस एक्ट के द्वारा पावर में भी बढ़ोतरी किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इस एक्ट के द्वारा
सदस्य बिल पर चर्चा कर सकते थे, क्रिटिसाइज कर सकते थे और अपनी डिसेंट नोट लिख सकते थे कि हम क्यों सर्टेन प्रोविजन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जो अभी आप पार्लियामेंट में देखते हैं कि अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा जो काफ़ी नोकझोंक किया जाता है, बहुत सारे बिल पर उनकी द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, इसकी शुरुआत 1892 के एक्ट के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो ऑफिशियल मेजॉरिटी था वो इंटैक्ट रखा गया, मतलब अभी भी हिंदुस्तानियों का उसमें वर्चस्व नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है इसके बाद का, वो क्या है? 1909 एक्ट। इस एक्ट के द्वारा इसकी क्या क्या विशेषता थी? पहला, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का विधान किया गया। अब दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मुसलमानों के लिए एक खास निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जो कि टेरिटोरियल ना होकर के, जो क्षेत्रीय होता है, जो आजकल हम देख रहे हैं, वो ना होकर के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मुसलमान ही सदस्य जो है ना वहाँ से चुने जा सकते थे। तो मुसलमान चुने जा सकते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो। अगर उसको कोई कैंडिडेट उतारना है उस क्षेत्र में तो उसे मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा करना होगा। और यहीं से अंग्रेजों ने पार्टीशन के बीच हिंदुस्तान में बो दिया, जिसका एक्सटेंशन बाद में उन्होंने 1919 के एक्ट में किया, जिसमें कि सिख को, यूरोपियन को, क्रिश्चियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उन्होंने 1932 में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन करने की कोशिश की थी, जिसको कि गांधी जी ने पूना पैक्ट के द्वारा, अंबेडकर के साथ में पूना पैक्ट के द्वारा समझौता करके उनके अंग्रेजों की चाल को ख़त्म कर दिया। नहीं तो अंग्रेज हिंदुओं के जो सॉलिडरिटी था, जो उनमें जो एक राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था 1932 में किया था प्रयास, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। और इस निर्वाचन व्यवस्था के तहत में मुसलमानों को 1909 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और नवाब ऑफ ढाका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों से कराई थी ताकि कांग्रेस के काट के रूप में एक सांप्रदायिक संस्था को खड़ा किया जाए और जो हिंदुस्तान की जो राष्ट्रवाद है, जो उभरती हुई राष्ट्रवाद है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए, मतलब डिवाइड एंड रूल। और ठीक 3 साल के बाद में पृथक निर्वाचन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि इट इंक्रीज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अब इसका मतलब कि अभी तक मैंने आपको कहा था कि 1892 के एक्ट के द्वारा 16 लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ कितना था, 16, अब कितना किया गया, 60। और सबसे बड़ी बात जो इसमें थी वो क्या था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी को रखा गया। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब नॉन इलेक्टेड मेंबर की संख्या ज्यादा रखा गया बनस्पत की इलेक्टेड मेंबर्स का। तीसरा पॉइंट क्या था कि इस एक्ट के द्वारा जो डेलिब्रेटिव फंक्शन था इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सेंट्रल में भी और प्रोविंसेस में भी, उस डेलिब्रेटिव में विचार विमर्श का जो अधिकार था उसको ज़्यादा बढ़ाया गया। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट क्या था कि इस एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में हिंदुस्तानियों को भी जगह दी गई। और पहला जो हिंदुस्तानी था वो, उसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला हिंदुस्तानी था वो जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बना उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये लॉ मिनिस्टर के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किए गए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहला हिंदुस्तानी कौन था जो आईसीएस कंप्लीट किया था। तो आपको याद रखना होगा कि 1876-77 में सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने आईसीएस कंप्लीट किया था। ठीक है, एक और जो इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो क्या था कि इट प्रोवाइडेड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ जमींदार्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज। तो ये सारे जो अंग्रेजों के जो हितरक्षक थे इन लोगों को अब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के तहत में उन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। तो लबोलुबाव ये था कि हिंदुस्तान की जो दो महत्वपूर्ण पार्टी, खास करके जो महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस थी और वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जोरदार प्रयास कर रही थी कि हिंदुस्तान की सरकार में हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक शासन में भागीदारी मिले। तो इस एक्ट के द्वारा कोई ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ और इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर द इंडियंस, क्योंकि कांग्रेस जो लगातार जो 1900 ईस्वी से लगातार जो प्रयास कर रही थी पिटीशन के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, और बाद में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन जो बंग विभाजन के समय में हुआ, बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये सारे जो प्रयास थे हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों का, उसको ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया गया और हिंदुस्तान के लोगों को शासन सूत्र में कोई महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई और इसके कारण से कांग्रेसियों में असंतोष व्याप्त हो गया। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया। मांडले कहाँ है दोस्तों? म्यांमार में। वहाँ पर उनको मांडले जेल भेज दिया
ताकि राष्ट्रवादियों की ताकत को कमज़ोर किया जा सके। तो आज का हमारा ये जो क्लास है वो यहीं तक सीमित रहेगा। थैंक यू वेरी मच।